नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला है और इस डिस्कशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिप्लोमा आईएफआरएस एग्जामिनेशन के बारे में और वो कौन-कौन से आईएफआरएसेस हैं या कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, जो इस एग्जामिनेशन में कवर किए जाते हैं, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ। दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन है डिप्लोमा आईएफआरएस, ये एसीसीए नाम की अकाउंटिंग बॉडी कंडक्ट करती है। एसीसीए एक यूके बेस्ड अकाउंटिंग बॉडी है। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये एक चार्टर्ड बॉडी है, इवन दो ये एक प्राइवेट बॉडी है, अनलाइक जैसे इंडिया के अंदर आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या यूके में भी आईसीएईडब्ल्यू है। उसके अलावा यूके के अंदर ये एसीसीए नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफ़ी समय से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है और ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड ये एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एसीसीए अपने आप में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जिसमें से डिप्लोमा आईएफआरएस एक बड़ा प्रोग्राम है। इसके अलावा एसीसीए एक कंप्लीट चार्टर्ड क्वालिफिकेशन भी ऑफर करता है, जहां पर आप करीब-करीब 13 एग्जाम्स दे करके, मैंने करीब-करीब इसलिए बोला क्योंकि आपके एक्सपीरियंस या आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको कुछ एग्जेम्पशंस भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको उन 13 के बदले सिर्फ 4 पेपर देने हो और उसके बाद आप एसीसीए क्वालिफाइड मेंबर बन जाते हैं, राइट? लेकिन मेरा इस वीडियो के अंदर एसीसीए के बारे में बात करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं सिर्फ एसीसीए के बारे में आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड या इंफॉर्मेशन देना चाहता। सिर्फ एक और स्टेटमेंट कहना चाहूँगा कि एसीसीए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में अकाउंटिंग डोमेन के अंदर। करीब-करीब 5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं और करीब-करीब उतने ही जो हैं उनके स्टूडेंट मेंबर्स भी हैं। तो ये डिप्लोमा आईएफआरएस आखिरकार है क्या? फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नीड हो गई थी जब से आईएफआरएसेस मैंडेटरी हो चुके थे कई कंट्रीज़ के अंदर, और ये करीब-करीब 2005 की बात है कि जब यूरोपियन यूनियन ने, जब पूरे के पूरे यूरोप ने ये डिसाइड किया कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको आईएफआरएस कंप्लायंट होना ही पड़ेगा, तो एक नीड बन गई, एक ज़रूरत बन गई कि आप लोगों को ट्रेन कैसे करने वाले, लोगों को तैयार कैसे करने वाले हैं इस आईएफआरएस की प्रिपरेशन के टुवर्ड्स। तो एसीसीए ने एक कदम उठाया और डिप्लोमा आईएफआरएस नाम की क्वालिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी। मैंने ये एग्जामिनेशन 2010 में दिया था और तब से मैं इसे पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी समय से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है और ग्लोबली कंडक्ट किया जाता है, और इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट। बिग 4 फर्म्स होंगी या बिग 5-6 भी कह सकता हूँ अब तो। और जो आपका इंडस्ट्री है, जहाँ पर आपके लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या बड़ी इंडियन कंपनीज़ भी हैं, वो भी डिप्लोमा आईएफआरएस को एक्नॉलेज करती हैं। उन्होंने इसके बारे में सुना हुआ है, वो जानती हैं कि ये एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप कहीं पर इंटरव्यू वगैरह में अपीयर होते हैं आईएफआरएस के अंदर, तो डिप्लोमा आईएफआरएस का रेफ़रेंस आ सकता है। आप इस क्वालिफ़िकेशन में बहुत कुछ सीखते हैं, ऑल्दो सभी के सभी स्टैंडर्ड्स के बारे में ये क्वालिफ़िकेशन अब कवर नहीं करती। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूँगा कि वो कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, जो ये पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन एड्रेस करती है। लेकिन एक स्टेप वापस चलते हैं और बात करते हैं कि डिप्लोमा आईएफआरएस क्वालिफ़िकेशन आखिर काम कैसे करती है, ओके? दोस्तों, ये जो क्वालिफ़िकेशन है, इसका साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। जून और दिसंबर के अंदर, ओके? आम तौर पे जो डेट होती है 8th टू 11th ऑफ द मंथ होती है। 8, 9, 10, 11 के बीच में कभी भी ये एग्ज़ाम हो जाता है और सिंगल एग्ज़ामिनेशन है। So there is going to be a single examination। जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो 3 घंटा
15 मिनट की होती है, जो आपका 195 मिनट बनता है। ओके, आपका जो एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होता है और आपका जो पास परसेंटेज है, पास स्कोर है, वो कम से कम 50 होना चाहिए, कम से कम 50 होना चाहिए, तो आप डिप्लोमा आईएफआरएस क्वालिफाइड हो जाते हैं। ओके, तो आखिरकार ये एग्जाम आपको टेस्ट किस तरह से करता है? क्या ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन है या फिर आपको बहुत कुछ उसमें लिखना पड़ता है? राइट, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है, आपके कुल 4 क्वेश्चंस इसमें टेस्ट किए जाते हैं और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का। ओके, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के अंदर होंगे। आपको जो एडवांटेजेस मिलती हैं वो ये हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्टेप मार्किंग बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, एक क्वेश्चन के अंदर आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। ओके, ये अलग चीज है कि आपका जो स्टेप मार्किंग है वो ये सजेस्ट करता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत पार्शियली भी अगर आपने अपने आंसर को ठीक से एक्सप्लेन कर दिया, तो भी वैसे पार्शियल स्कोरिंग बोलना चाहूंगा, तो भी आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स अवार्ड कर देता है। तो इसलिए इस एग्जामिनेशन को पास करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट? लेकिन आखिरकार है तो एग्जाम ही, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और किसी भी ग्लोबल एग्जामिनेशन की तरह इस एग्जामिनेशन की अप्रोच भी थोड़ी सी अलग चलती है, राइट? आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ज्यादातर ग्लोबल एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि सीएफए है या सीपीए है या एसीसीए क्वालिफिकेशन है या डिप्लोमा आईएफआरएस है या इसी तरह से बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं, उनका जो पास परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि डिप्लोमा आईएफआरएस एग्जामिनेशन का जो एवरेज पास रेट है वो रेंज करता है बिटवीन 35% टू 56%। ये पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड है, ये पिछले कुछ सालों का ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि अगर मैं 50% की एवरेज ले लूं या 40% की एवरेज भी ले लूं, तो आप ये मान के चलिए कि हर दूसरा बच्चा या हर तीसरा बच्चा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाता है, राइट? तो आपको इस तरह से समझना चाहिए कि मेरा एक इकलौता एग्जाम है जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका जो मार्क्स हैं, हर क्वेश्चन के 25 मार्क्स हैं। आपको 50 नंबर लेके आने हैं कुल मिलाकर के। तो अगर आप 3 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर जाते हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन को बहुत कंफर्टेबली पास कर जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर ग्लोबल एग्जामिनेशन का या हर एक एग्जामिनेशन को पढ़ने का, समझने का और उसे उसकी तैयारी करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग चलता है। और यही वजह है जब हमारी जो एग्जामिनेशन है उनको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम लोग इन सेशंस के दौरान, इस प्रोग्राम के दौरान, हम वो सारी अप्रोचेस अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स की स्टैंडर्ड्स कहते क्या हैं और आपका एग्जामिनेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या लिखने वाले हैं। आपसे अगर किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जाएगा तो उस पे आप क्या लिखने वाले हैं, आप उसके साथ कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं, ये पूरी की पूरी अप्रोच हम लोग अपने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन को और कंफर्टेबल कर देती हैं, जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक बात ये है कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है
वो कंसोलिडेशन से ही आएगा, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आएगा। और राहत की बात यह है, या तो वो आपसे एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछेंगे या फिर वो इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछेंगे। कैश फ्लोज जो है, जो हम कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो कंसोलिडेटेड या ग्रुप लेवल बनता है, वो इस एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट ही नहीं किया। सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स हैं कि पेरेंट ने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्ट किया है, सब्सिडरी ने भी पेरेंट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, या सब्सिडरी ने किसी और सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर दिया, या किसी और एसोसिएट में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कोई भी टेस्टिंग एग्जामिनेशन में नहीं किया। फॉरेन सब्सिडरीज एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट नहीं की जाती। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो 25 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें आप उस अप्रोच को फॉलो करके, जो अप्रोच हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उस अप्रोच को फॉलो करके आप कम से कम 20 मार्क्स तो लेके आ ही सकते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर 20 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। हाँ, 25 मार्क्स लेके आना एक बहुत अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा। तो 20, 22, 23 अगर आ रहे हैं तो आपने कोई बहुत बड़ा इसमें अचीव नहीं किया है। ये तो आपकी अप्रोच है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आपने उस क्वेश्चन को आपने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर मेरा कोई भी मकसद नहीं है ये बात करने का कि आपको सिर्फ पास होना है। इस पर्टिकुलर डिस्कशन का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस एग्जाम को पास करना कोई बहुत बड़ी बात कभी भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको उन अप्रोचेस को, उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझना है, अच्छे से फॉलो करना है, और आप कंफर्टेबली इस एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हैं। राइट? देखिए, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने का तो कभी भी नहीं था। आप इस डिप्लोमा आईएफआरएस के करते करते आप ये नॉलेज का जो ज्ञान का जो पूरा का पूरा एक सागर है, जो आईएफआरएस के अंदर से निकलता है, आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि जो डिप्लोमा आईएफआरएस है, वो तो एक मेरा पहला स्टेप है कि मैं आईएफआरएस के अंदर अपना एक करियर बनाना चाहूँ, तो मुझे एक बहुत बेहतरीन सी स्टार्टिंग, बहुत अच्छी बिगिनिंग मुझे मिल जाए, तो डिप्लोमा आईएफआरएस उस ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियरली मीट करता है। ओके? तो जब मैं वापस एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा 25 नंबर का आएगा, वो तो ग्रुप से ही आने वाला है, जो कि या तो बैलेंस शीट का होगा या इनकम स्टेटमेंट का होगा। ठीक है जी? इसके अलावा तो मैंने 25 मार्क्स यहां पे कवर कर लिए। उसके अलावा 5 मार्क्स जो मेरे आएंगे, वो एथिक्स टॉपिक से आएंगे। किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो डॉक्टरी है, चाहे वो अकाउंटिंग प्रोफेशन है, या कोई भी और प्रोफेशन है, हमारे हर प्रोफेशन के अंदर एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कि जो पूरी दुनिया है, अगर मान लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और मान लीजिए मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मुझे इतनी अथॉरिटी देता है कि मैं किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव कर सकता हूं कि हाँ, मैंने उनको सही तरीके से ऑडिट किया है, और मैं कंफर्टेबल हूं एक ओपिनियन देने के अंदर। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप में, बहुत बड़ा रोल है अपने आप में, जिसको मुझे बखूबी निभाना है, ताकि मैं अपने प्रोफेशन के साथ हम कह सकते हैं कि जस्टिस कर सकें, मैं उसको एक तरीके से उसकी वैल्यू को बरकरार रख सकूं। ये एक बहुत बड़ा रोल होता है एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट का, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो ऑडिटिंग के अंदर है। लेकिन अगर आप जॉब में भी हैं, तो भी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप प्रोफेशनली काम करने वाले हैं। आप बहुत ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को कवर करते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप किसी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जो अकाउंटिंग रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपने सही तरीके से किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पर्पस के लिए, हो सकता है उस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपकी हिस्सेदारी हो,
तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लालच में, क्योंकि आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, आपने गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ कर लिया। तो एथिकली आपको अलाइन होना पड़ता है, एथिकली आपको अलाइन होना चाहिए, और यही एक प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिप्लोमा आईएफआरएस एग्जामिनेशन ये करता है कि आपका 5 नंबर का मिनिमम या 5 नंबर का एग्जैक्ट एथिक्स के ऊपर आपको असेसमेंट करेगा। ठीक है? तो ये 30 नंबर तो मुझे पता है कि 100 नंबर के पेपर में से 30 नंबर का मेरा ये हिस्सा तो आना ही आना है। राइट? तो मेरा इस पूरी बात को कहने का जो पर्पस है, जो मतलब है, वो ये है कि आप अपने एग्जामिनेशन के साथ जितना जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, उतना आपको उसे पास करना और अच्छे नंबर से पास करना, जो एक अचीवमेंट होगी, वो ज़रूरी हो जाता है। और यही इस पूरे के पूरे लेक्चर का या इस वीडियो का या इस सेशन का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव। राइट? तो जब मैं बात करता हूं इन 4 क्वेश्चंस की, मेरे पास 30 नंबर का सिलेबस तो मुझे पता चल गया कि कहां से आने वाला, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। राइट? यहां पर आपको मालूम होगा या मालूम होना चाहिए कि ये जो मेरा क्वेश्चन है कंप्लीटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। मुझे कुछ नहीं बताना कि गुडविल का मतलब क्या होता है। मुझे कुछ नहीं बताना कि अगर मुझे कुछ इंटर कंपनी बैलेंसेस को कैंसिल करना है तो उसका बैकग्राउंड या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, अगर मुझे उसे हटाना है तो मैं क्यों हटा रहा हूं, मुझे वो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बाकी 75 नंबर के अंदर, इस 25 नंबर के अलावा, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना है। तो मेरा जो बैलेंस 70 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स है एथिक्स को मिला करके, मैं इसे अदर वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, मैं इसे एनी एरिया बोल सकता हूं, इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन। मेरे एग्जामिनेशन ने ये थोड़ी कह दिया कि 25 नंबर का ही आएगा ग्रुप अकाउंटिंग में से। मेरा एग्जामिनेशन तो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 25 नंबर का कंसोलिडेशन से जरूर आएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के अलावा भी कंसोलिडेशन से आ जाए, जहां मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ रहा है एग्जामिनर को। तो ये पॉसिबिलिटी तो है। राइट? लेकिन वो हमारे एग्जामिनर ने ओपन छोड़ दिया। वो कहता है कि वो मेरी मर्जी है कि क्या टॉपिक मैं डिसाइड करूंगा, और हम थोड़ी देर में उन्हीं लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात भी करने वाले। ओके? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मेरा टोटल 75 नंबर का सेक्शन है, 25 में तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन इस 75 के अंदर मुझे कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशंस इफ रिक्वायर्ड, मुझे दोनों के दोनों पे काम करना पड़ेगा। मेरे क्वेश्चन ने मुझसे पूछ लिया कि एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एक फिक्स एसेट है मेरे पास, और मैंने आज खरीदा है, उसके ऊपर मेरे अलग अलग खर्चे हुए हैं, उसको इंस्टॉल करने के, उसकी टेस्टिंग करने के और ये सब, और मैं उसे 3 महीने के बाद इस्तेमाल करना शुरू करता हूं, तो बताइए डेप्रिसिएशन कैसे लगे। एक बहुत बेसिक सा, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। अगर अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, हम लोगों ने कभी 11वीं क्लास में भी पढ़ लिया हो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करना तो मुश्किल काम नहीं है, कि मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, उसका जो यूजफुल लाइफ है वो क्या है, उसका साल्वेज वैल्यू अगर कोई है तो क्या है, उसका डेप्रिसिएशन मेथड में क्या लगा रहा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस कैलकुलेशन के साथ-साथ मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन हम लगाते ही क्यों हैं, या डेप्रिसिएशन का पर्पस, राइट? मैं एक पर्टिकुलर मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उस मेथड को यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्टैंडर्ड का नॉलेज है, आपका स्टैंडर्ड का ज्ञान है, वो आपको यहाँ पर कम शब्दों में, प्रिसाइज शब्दों के अंदर आपको लिखना पड़े। बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट? तो जो बाकी 75 नंबर हैं इस पहले क्वेश्चन के अलावा, इन सब के अंदर मुझे कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन इफ रिक्वायर्ड
मुझे बताना पड़ता है। अब कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड का क्या मायना है? वो ये मायने हैं उस बात के कि अगर मेरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे उसने मुझसे डेफिनेशन ही पूछ ली, डिफाइन अ करंट एसेट, गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट, यहां पे कैलकुलेशन तो है नहीं। तो मुझे करंट एसेट को डिफाइन करने के लिए जो 3-4 पैरामीटर्स हैं कि समथिंग व्हिच इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, समथिंग व्हिच इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स ऑफ टाइम और ऑपरेटिंग साइकिल व्हिचएवर इज हायर, तो वो मेरे करंट एसेट डिफाइन हो जाएगा। और उसके एग्जांपल्स में इन्वेंटरीज, सन्ड्री रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स जो हम बोलते हैं, वो सब मैं लिख करके अपने उन मार्क्स को अचीव कर, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं। लेकिन जहाँ कैलकुलेशन आ गई, जैसे मैंने आपसे डेप्रिसिएशन की बात की, तो वहाँ पे मुझे कैलकुलेशन के साथ-साथ उस स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस, राइट? आप ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि अगर मेरा क्वेश्चन जहाँ पर मैं कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, मान लीजिए मेरा जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है। अब पहला सवाल तो ये आता है कि हाँ, हम 25 मार्क्स की बात कर रहे हैं और कहाँ है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि मेरे जो 4 क्वेश्चंस हैं 25-25 मार्क्स के, पहला क्वेश्चन तो मुझे मालूम है कि कंसोलिडेशन से ही आएगा पूरा का पूरा उठ करके। लेकिन बाकी 3 क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनेशन ये कर सकता है और वो करता है कि एक ही क्वेश्चन के 2 या 3 हिस्से या 4 हिस्से भी बना के दे देगा। एक 10 मार्क्स का हिस्सा, एक 8 मार्क्स का, एक 7 मार्क्स का, हो गए 25। तो इस तरह से आपका एग्जामिनर आपको अलग-अलग स्टैंडर्ड्स पे टेस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये 4 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 4 ही टॉपिक से आ रहे हो सकता है कि 10 टॉपिक से आ, और ये भी हो सकता है कि इन 4 में से जो 3 क्वेश्चंस हैं वो तीनों एक-एक टॉपिक से आ रहे हो। कि पहला कंसोलिडेशन से आ गया, उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया पूरा का पूरा रेवेन्यू से उठा करके, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा दे दिया डेफर्ड टैक्स या इनकम टैक्सेस से उठाकर, और चौथा क्वेश्चन को उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया जो कि अलग-अलग टॉपिक से पूछे जा सकते, राइट? तो बहुत-बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि आपका जो स्टैंडर्ड्स का कवरेज है बहुत ज्यादा है। जो सिलेबस है थोड़ा-सा वास्ट है और इसलिए हम लोग हर स्टैंडर्ड को डिटेल में, जहां तक एग्जामिनेशन मुझसे एक्सपेक्ट करता है, वो हम सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। इससे आपको 2 बेनिफिट होते हैं। एक, प्रैक्टिकली आप स्टैंडर्ड को बेहतर समझ पाते। दूसरा, आप एग्जामिनेशन के लिए आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आप उस एग्जामिनेशन के अंदर अटेम्प्ट करेंगे अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ ही गया तो। ये दोनों अप्रोचेस हमारे सेशंस के अंदर हम लोग बखूबी कवर करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि लाइव सेशंस हैं, इंटरैक्टिव सेशंस हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग उसी समय एड्रेस कर रहे हैं, राइट? वापस चलते हैं अपने एग्जामिनेशन के बारे में बात। हम ये कह रहे थे कि टोटल 25 जमा 5 जमा 70, टोटल 70 मार्क्स का मेरा टोटल 100 मार्क्स का मेरा पेपर है। यहां पर मुझे 195 मिनट्स दिए जा रहे हैं, जो करीब करीब 200 मिनट हो जाते हैं, 5 मिनट कम ही है ऑफ कोर्स। तो मुझे इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ऑन एन एवरेज मेरा जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं उस पर 50 मिनट से ऊपर तो नहीं दे सकता, कि मुझे विद इन 50 मिनट्स उस क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है, मुझे तो चारों क्वेश्चंस करने, और चारों क्वेश्चंस करने के लिए मुझे समय भी बराबर देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेपर जो है, मेरा एग्जामिनेशन है, वो छूट जाएगा, मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, स्पेशली जब से ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन है ये आपके कंप्यूटर पर टेस्ट किया जाता है और आप इसे अपने घर पर दे पाते हैं। और उस समय आप कितना कंफर्टेबल हैं उन स्क्रीन्स के साथ और आप कितना समय लगा रहे हैं एक क्वेश्चन को करने में, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि बहुत मायने होते हैं। क्योंकि
ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है कि लोगों ने पहले क्वेश्चन पे ही, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको करने में उसे मज़ा आ रहा होता है। आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है और आप उसे करते ही जा रहे होते हैं। आप समय के बारे में ध्यान देते ही नहीं हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने शायद सवा घंटा लगा दिया, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से। हो सकता है बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो, मेरी बैलेंस शीट टैली ही नहीं हो रही। मैंने क्या किया, मैं लेके बैठ गया उसे टैली करने। मगर मेरे भाई, अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो और जहां पर स्टेप मार्किंग है, मान लीजिए आपने सारी जगह सारी की सारी कैलकुलेशंस, सारी की सारी वर्किंग्स ठीक से कर दी, एक नंबर आपने गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, तो उसकी पेनल्टी क्या है? शायद आधा मार्क या 1 मार्क। 1 मार्क मान लेते हैं, पर उस 1 मार्क, 1 नंबर के पीछे आपने जो 25 मिनट या 20 मिनट फालतू दे दिए, आपका वो कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। यही 20 मिनट आप शायद किसी दूसरे क्वेश्चन में देते, तो आप 7 या 8 मार्क्स बहुत कंफर्टेबली वहां पे अचीव कर जाते। तो दोस्तों, इमोशनल होकर के पेपर मत देना, प्रैक्टिकली बात करना अपने आप से कि हाँ यार, मैंने इतना समय दे दिया, मैं इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देता हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी या समय मिलेगा तो वापस आ जाऊंगा। पर उस 1 या 2 मार्क्स के पीछे मैं अपना जो कीमती समय है, मैं उसे यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है और सेशंस के दौरान मैं स्पेशली इसी बारे में बार-बार बात करूँगा कि अपने समय की कीमत को समझिए। एक क्वेश्चन के ऊपर 50-55 मिनट से ऊपर मत दीजिए, क्योंकि आपको उससे कुछ अचीव नहीं होने वाला। आपके अपने क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए। आप जितना अपने क्वेश्चन के अंदर समय इन्वेस्ट करते हैं, उतना आप उस क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जितना आप अपने क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, उतना ही आसान हो जाता है उसका आंसर देना। तो जो दूसरी जरूरी बात है वो ये समझने वाली है कि मेरा जो क्वेश्चन मान लीजिए 10 मार्क्स का था, तो मुझे पता है कि एवरेज मुझे 20 मिनट से ऊपर नहीं देना है। अब इस 20 मिनट को मैं कैसे स्पेंड करने वाला हूं, किस तरह से मेरे वो 20 मिनट निकलेंगे जब मैंने वो क्वेश्चन अपने सामने देखा। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़िए। उस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़िए। अब उस पढ़ने के अंदर जो आपका समय लगने वाला है, ये 10 मिनट, 10 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन है, मुझे पता है करीब-करीब 20 मिनट लग जाएंगे इसे करने में। ये 20 मिनट मुझे उस रीडिंग टाइम को मिलाकर के बात करनी, अलग से कोई समय नहीं मिलने वाला रीडिंग का, राइट? तो मुझे उस 20 मिनट के अंदर करीब-करीब 8 से 10 मिनट तो रीडिंग प्लानिंग में ही लग जाएंगे। या लग जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है उस एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर करने की, बहुत अच्छे नंबर्स के साथ। मुझे अपने क्वेश्चन को करने में कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। 10 मार्क्स का मतलब करीब-करीब उतना ही समय मैं उसे ध्यान से पढ़ूंगा, समझूंगा क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या उसने मुझसे मांगा है, और क्या मैं उस इंफॉर्मेशन को जो इस क्वेश्चन में दी गई है, क्या मैं उसे अपने आंसर के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई सिनेरियो दिया हुआ है, कोई केस स्टडी दी हुई है, कोई सिचुएशन दी हुई है, तो आप ये मान के चलिए उस सिचुएशन के अंदर से मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो मुझे अपने आंसर के अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो ये जो 8 मिनट या 10 मिनट आप लगाएंगे उसे पढ़ने में, आप एक तरह से आंसर ही तो पढ़ रहे हैं, और वही आपको अपने फाइनल आंसर के अंदर लिखना है या टाइप करना है। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि कम से कम 2 से 3 बार उसकी रीडिंग है, जिसके अंदर 8 से 10 मिनट लग सकते हैं अगर मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन है, और बाकी जो टाइम बचा, बैलेंस 10 मिनट्स,
ऑफ कोर्स टू राइट योर आंसर। आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिए। अगर 75 से कम नंबर आ जाए तो मेरा नाम बदल सकते हैं। 75 से कम नंबर आ जाए तो मेरा नाम बदल सकते हैं। अब नाम आप ही को सोचना पड़ेगा और आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, सर मेरे तो 74 आ गए, मुझे आपका नाम ये रखना है। वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उस बात, और मैं खुशी-खुशी उसे एक्सेप्ट करूँगा। चलिए ये तो मज़ाक की बात हो गई, लेकिन बहुत-बहुत सीरियसली अगर आप पूरे के पूरे एग्ज़ामिनेशन फॉर्मेट को समझते हैं, तो आपकी जो आधी लड़ाई है, वो यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद तो आपको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और उसको अपने एग्ज़ामिनेशन को देना है और सक्सेसफुली इस एग्ज़ामिनेशन को आपने क्लियर करना है। फिर दोस्त अगर 75 नंबर आते हैं या 75 से ऊपर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी शायद आप ही को होगी, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो रंग लेकर के आई। आप कहीं इंटरव्यू में बात करते हैं या कहीं पे किसी दोस्त से डिस्कस करते हैं, हाँ, मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया, मेरे तो 75 मार्क्स आए। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, जहाँ पर आपने इतने अच्छे नंबर से इस एग्ज़ामिनेशन को पास किया है। ऑल्दो ये बात हो सकती है कि 50 हैं या 75 हैं, पास तो पास ही है। तो 50 वाला भी पास होगा, 75 वाला भी पास होगा, लेकिन ज़्यादा नंबर का मतलब ये है कि आपकी मेहनत थी, जो उसका बैकग्राउंड है। अगर आप 50 के लिए रेडी हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि कहीं 49 आ गए तो क्या? 49 आते ही 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगी ज़िंदगी। तो ध्यान रखिएगा, आप 50 के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, आप कम से कम डिस्टिंक्शन के हिसाब से 75 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर हो। ठीक है जी? तो अब वापस मुद्दे पे आते हैं कि जो मेरा एग्ज़ामिनेशन है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को कवर करता है, या मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी स्टैंडर्ड को मेरे सामने रख देगा और मुझे उस स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करना होगा अपने एग्ज़ामिनेशन मार्क्स के। ठीक है जी? तो समझते हैं कि मेरे वो स्टैंडर्ड्स आखिरकार हैं कौन से? ऐसे कौन से आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेरा ये एग्जामिनेशन मुझसे एक्सपेक्ट करता है जानने के बारे में। ठीक है? साथ ही साथ मैं ये भी करने की कोशिश करूंगा कि मुझे ये समझ आ जाए कि मेरे स्टैंडर्ड्स को मैं रीड कैसे कर रहा हूं, या उसको मुझे कैसे, किस तरह से उसे अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है जी? तो मैं ये काम करता हूं, मैं इन स्टैंडर्ड्स को, जो आईएएस और आईएफआरएसेस हैं, मैं उनको कुछ सेक्शंस में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, और वहां से हम लोग समझ पाएंगे कि किसी भी स्टैंडर्ड को के बनने के पीछे उसका बैकग्राउंड क्या था या उसका पर्पस क्या था। राइट? तो बहुत ब्रीफ में मैं उन लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स को कवर करने की कोशिश करता हूं यहां पर सभी के सामने, और जहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं आखिरकार मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। आईएएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईएएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने इसे एक हेडिंग दे दी, जहां मैंने कहा कि ये मेरा जो स्टैंडर्ड है वो डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। कि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। अब डिस्क्लोजर का क्या मायने हैं? डिस्क्लोजर के ये मायने हैं मेरे दोस्त कि मुझे यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं करनी हो। ऑल्दो इन थ्योरी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की जरूरत पड़ती है, बट इन प्रिंसिपल में अकाउंटिंग एंट्रीज ना दिखा करके उन्हें एज एन एडजस्टमेंट्स की बात कर सकते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड के बारे में अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप इसे बेहतर समझ पाए। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा 1 साल के दौरान में एक प्रॉफिट आया, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने की बात करता हूँ, या जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं या स्टेटमेंट, हाँ, मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकता हूँ। तो मैंने अगर इनकम स्टेटमेंट बनाई, तो मेरा अंत में जाकर के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए समझ लेते हैं कि मेरा एक प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को मुझे बैलेंस शीट में तो ट्रांसफर करना ही पड़ता है।
तभी तो मेरा जो कंप्लीट बुक ऑफ अकाउंट्स है वो बनेंगे, तैयार होंगे। तो इन थ्योरी जो मेरा प्रॉफिट है वो भी अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है। तो मैं उस तरह की अकाउंटिंग एंट्रीज की बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ये जो मेरा स्टैंडर्ड है वो डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। इसके बाद मैं आ गया दूसरे सेक्शन पे, जो दूसरा स्टैंडर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। IAS 2 इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज दोस्तों एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि इन्वेंट्रीज होती क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, किस किस तरह के मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं, और रिपोर्टिंग डेट पे हम उसे किस वैल्यू पे लेकर के। ठीक है। अब आपको ऑल दो मुझे इसके बारे में हम जब स्टैंडर्ड को कवर करेंगे तो इसके बारे में बेहतर डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है उसे हम मेजर करते हैं कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है अकाउंटिंग का, ये जो प्रिंसिपल है या ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बात करते हैं प्रूडेंस। ठीक है जी। तो पहला स्टैंडर्ड मेरा डिस्क्लोजर बेस्ड हो गया। सेकंड स्टैंडर्ड है IAS 2, वो मेरा प्रूडेंस ड्रिवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। अब IAS 3, 4, 5, 6 तो है नहीं, वो खत्म हो चुके हैं, वो लिस्ट में भी बचे नहीं है। IAS 7 है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, लेकिन मेरा एग्जामिनेशन उसे टेस्ट ही नहीं करता। मैं सिर्फ फॉर लिस्टिंग पर्पसेस यहां पे उसे लिख देता हूं, क्योंकि IAS 7 भी जो है वो भी एक डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड ही है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं कि ये मेरे एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं हो। ठीक है जी। उसके बाद आता है IAS 8, ये भी एक डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन accounting estimates and ओके। अगला स्टैंडर्ड है IAS 10, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब ये स्टैंडर्ड भी जो है, ये स्टैंडर्ड भी जो है ये भी डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड, राइट। तो अभी आप देखेंगे तो शुरुआत में ही मेरे बहुत सारे स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स पे आ गए हैं, रिपोर्टिंग साइड पे आ गए, राइट। तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जितने भी ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS हैं वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं डिस्क्लोजर्स के ऊपर, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आपको अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं उसका बेसिस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्या क्या एजम्पशंस हैं, किस किस तरह की जजमेंट्स आप ले रहे हैं, और बहुत सारे स्केड्यूल्स और डिटेल्स जो अभी हम लोग थोड़ी देर में कवर करेंगे। ठीक है जी। ये मेरे पहले के स्टैंडर्ड्स आ गए। उसके बाद मेरा स्टैंडर्ड आया IAS 12, इनकम टैक्स। इसका जो कोर प्रिंसिपल है, इसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो बात करता है मैचिंग, ऑल दो मैचिंग वर्ड आएगा बट मैं उसे एक्रूअल के साथ लेके चलता। तो IAS 12 जो है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे काम करता है या मैचिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है जी। अगला स्टैंडर्ड है मेरा IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो भी मैचिंग एक्रूअल पे चलता है। ठीक है जी। IAS 19, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये भी मैचिंग एक्रूअल पे काम करता है। IAS 20, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ओके। इसके अलावा जो अगला स्टैंडर्ड है मेरा वो IAS 21 है। IAS 21 अलग जगह पे बात करते हैं, तो हम उससे हम लोग एक
टॉपिक का नाम दे देते हैं अदर एरियाज। ठीक है जी, ये एक जेनरिक पर्सपेक्टिव है जहां पर बहुत ज्यादा प्रूडेंस या डिस्क्लोजर या मैचिंग एक्रूअल की बात ना करके एक अदर पर्सपेक्टिव से उसे कवर किया जाता है। तो IAS 21 है, विच इज द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है जी, 22 एप्लीकेबल नहीं है। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट है, वो यहां पर कवर होगा। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारे पास IAS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। वापस डिस्क्लोजर पे आ गए। ऑलराइट, उसके बाद IAS 26, ये भी टेस्ट नहीं होता एग्जामिनेशन में। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट प्लान्स। इसे मैं अगेन रेफर कर देता हूं कि इसे हम लोग एग्जामिनेशन में हमें टेस्ट नहीं किया जाता। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स होता यहां पे। ठीक है जी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है प्रोविडेंट फंड, वो कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो स्टैंडर्ड की बात होती है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में इसे टेस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद आता है IAS 27। तो मैं एक और एरिया ले लेता हूं जहां पे हम ग्रुप को कवर करने वाले हैं। तो मेरा जो अगला एरिया है वो बात करता है ग्रुप अकाउंट। तो IAS 27 जो है वो बात करता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैं अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, तो उसकी अकाउंटिंग मेजरमेंट वगैरह कहां से कवर होगी। सिमिलरली IAS 28 जो है वो भी ग्रुप अकाउंटिंग का हिस्सा है, एंड दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। ओके, देन IAS 29 जो अदर एरियाज में आता है, ये भी एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं किया जाता। मैं इसे ब्रीफ नाम दे देता हूं, हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। ठीक है, इसे भी एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद आता है IAS 32, इसे भी मैं अदर एरियाज में ले सकता हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वैसे तो, बट इसे यहां पे कवर कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफिकेशन। ओके, फिर आता है IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर, कंप्लीटली डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड। IAS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी मेरे एग्जाम में टेस्ट नहीं किया जाता। ओके, IAS 36 impairment is a prudence based accounting standard. Impairment of assets. IAS 37 ये भी प्रूडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड है। प्रोविजंस, ऑल्दो इसे मैचिंग के अंदर भी लिया जा सकता है, पर प्राइमरली मैं इसे यहां पर लेके चलूंगा। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह ही मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे चलता है।
IAS 39 ऑल्दो स्टैंडर्ड है, पर मैं उसे IFRS 9 पे लेके जाऊंगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बात करते हैं, तो IAS 39 ना कवर करते हुए हम IAS 40 पे आ जाते हैं। IAS 40 जो है वो मैचिंग पर चलता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। IAS 41 अदर एरियाज, एग्रीकल्चर। ठीक है जी, ये तो होगा हमारे IAS, सारे के सारे कवर हो गए जो मेरे एग्जामिनेशन में टेस्ट भी किए जाते हैं। उसके अलावा अब आती है लिस्ट IFRS की। IFRS के अंदर जो पहला स्टैंडर्ड है वो है IFRS 1। इसे मैं अलग कलर से ले लेता हूं। फर्स्ट टाइम adoption of IFRS, first time adoption of IFRS। तो दूसरा स्टैंडर्ड है वो मैचिंग पे चलता है, विच इज IFRS 2, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। IFRS 3 ग्रुप का हिस्सा है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। IFRS 4 अब ऑब्सोलीट हो गया है, वैसे भी रेलेवेंट नहीं है। IFRS 5 ऑल्दो ये मैचिंग में जाना चाहिए, पर फिर भी इसे प्रूडेंस में लेके आते हैं। IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स held for sale and discontinued operation. Okay? IFRS 6 अदर एरिया में लेके जाते हैं। Exploration for and evaluation of mineral resources। ये आमतौर पे माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, तो इसे हमने यहां पर रख दिया है। ठीक है जी। IFRS 7 यूं तो ग्रुप का हिस्सा है, पर वो डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, तो मैं इसे अदर में भी रख लेता, पर मैं इसे फिर भी, क्योंकि डिस्क्लोजर ही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो मैं इसे इस हेडिंग में लेके जाना प्रेफर करूंगा। लाइकवाइज IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, कंप्लीटली डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड। IFRS 9 अदर एरिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप नोट करेंगे, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, लेकिन स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर ड्रिवन स्टैंडर्ड है ये, यहाँ पे सिर्फ डिस्क्लोजर्स की बात की जाती है, बाकी जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं वो अकाउंटिंग वगैरह भी कवर करते हैं। IFRS 10 ग्रुप, consolidated financial statements। IFRS 11 joint arrangements। IFRS 12 disclosure of assistance in or disclosure of interests in other entity। IFRS 13 disclosure based standard, fair value measurements। IFRS 14 अदर एरियाज में लेके जाते हैं। रेगुलेटरी deferral accounts, not statements but accounts। ये भी एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं किया जाता। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, और IFRS 16 भी मैचिंग में आ गया।
लीजेस। उसके अलावा अदर एरियाज लेके जाना चाह रहा हूं, ऑल्दो रेलेवेंट नहीं है। IFRS 17, द मोस्ट रीसेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी सिलेबस में टेस्ट नहीं किया। दोस्तों, अगर आप पूरी लिस्ट को समझें तो सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड्स मेरे कवर हो रहे हैं वो डिस्क्लोजर की बात करते हैं, रिपोर्टिंग की बात करते हैं। उसके अलावा मैचिंग या एक्रूअल कॉन्सेप्ट चलता है, प्रूडेंस चलता है, ग्रुप अकाउंटिंग पे बहुत ज्यादा कवरेज आती है। और ये जो सब एरियाज हैं, इसे मैं एक नाम दे देता हूं जो हम लोग सब पहले से जानते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये बात ही नहीं कर रहा एक्रूअल की, मैचिंग की, प्रूडेंस की या किसी और प्रिंसिपल की। वो ये कहता है कि जो प्रिंसिपल है ना वही चलाओ। हो सकता है इसकी वजह से प्रूडेंस डिफीट हो जाए, हो सकता है इस चक्कर में हम मैचिंग ना कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि मैं फ्यूचर प्रॉफिट्स को आज ही दिखाना शुरू कर दूं, राइट। ये स्टैंडर्ड कहता है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये कॉन्सेप्ट जो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, ये प्रिवेल करता है, ये ओवरराइड करता है हर सब कुछ के अलावा। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि मेरे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS है, IAS है, ये सब 4-5 बकेट्स के अंदर ही घूम रहे हैं। तो अगर मैं मैचिंग एक्रूअल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लूं, क्या उसकी एप्लीकेशन को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकूं, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स तो वैसे ही समझ आ जाते हैं। नेचुरली बहुत सारी सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिनको मुझे बेहतर समझना पड़ता है, तभी मैं उसे अप्लाई कर पाऊंगा रियल लाइफ। लेकिन अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट मुझे बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ यार मैचिंग की बात हो रही है या प्रूडेंस की बात हो रही है। और जब डिस्क्लोजर आता है तो बहुत डिटेल्ड डिस्क्लोजर। इसलिए पहले जब कभी ये स्टैंडर्ड्स बने थे तो उन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता था 2001 तक। लेकिन 2001 के बाद जितने भी स्टैंडर्ड्स आए उन सबको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, IFRS कहा जाता है। इस बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि भाई अकाउंटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्टिंग भी इंपॉर्टेंट, डिस्क्लोजर भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो ये तो सारे ही डिस्क्लोजर वाले स्टैंडर्ड्स हैं। ओवर एंड अबव इसके अलावा भी ये भी जो स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं इनके अपने अपने डिस्क्लोजर्स भी हैं। तो रिपोर्टिंग का जो जोर है, जो रिपोर्टिंग का वैल्यू है इन स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा है। आपके एग्जामिनेशन के अंदर डिस्क्लोजर पे उतना ज्यादा फोकस किया तो नहीं जाता, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं उन चीजों को कवर करने की, ताकि प्रैक्टिकली आप उस रिपोर्टिंग की वैल्यू को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर सकें, ताकि आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी कंसल्टिंग फर्म में जाते हैं, ऑडिटिंग फर्म में जाते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, किसी इंडियन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको उस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान हो जाए उतना आपके लिए अच्छा हो जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस प्रोग्राम को कवर करते। तो दोस्तों, जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, हम लोग अभी ये बैच लॉन्च करने वाले हैं। 13 जनवरी से ये बैच शुरू हो जाएगा। लाइव सेशंस होंगे सैटरडेज और संडेज को, और जो कवरेज है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो अप्रोच है, वो किसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और बैचेस लाइव हैं और साथ में रिकॉर्ड भी होंगे, तो अगर आप किसी सेशन को मिस कर भी जाते हैं तो भी आप उसे व्यू कर सकते हैं कंफर्टेबली अपने L9 के एक्सेस के। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में बात की है एग्जामिनेशन के बारे में। बाकी जब हम लोग मिलेंगे, साथ बात करेंगे और कवर करेंगे डिप्लोमा इन IFRS फॉर जून 24 सिलेबस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।